तो स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 11 हथियारों की ट्रेनिंग और प्राचीन खजाना। शौर्य, जिसने आज दिन भर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके बिना रुके पुतलों के साथ लड़ाई की, वह अपने कमरे में आकर साधना के लिए बैठ गया। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ने लगी थी। अब उसका और हरे रंग से चमक रहा था। आज वह अनाहत चक्र को पार करके विशुद्ध चक्र में पहुंचने वाला था। उसने अपनी भैरवी साधना को शुरू किया। कुछ समय बाद उसका गले का चक्र चमकने लगा और वह विशुद्ध चक्र में पहुंच गया था। उसने फिर अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा को अन्य 30 सूक्ष्म चक्रों में भेजना शुरू किया। इन चक्रों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक थी और कमरे में मौजूद ऊर्जा अब काम पड़ने लगी थी। सुबह होने तक वह सिर्फ 7 सूक्ष्म चक्रों को जगा पाया था। जब वह मैदान में आया तो उसने माया से पूछा, माया, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद हो? माया ने कुछ सोचा और बोली, स्वामी, लगता है आप अनाहत चक्र तक पहुँच गए हो। अगर इसे आगे की साधना करनी है तो आपको मेडिसिन गोलियों की जरूरत होगी। हमारे जंगल में सभी प्रकार की दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और अपने अभी तक खजाने का दरवाजा भी नहीं खोला, उसमें भी आपको कई दवाएं मिल जाएगी। लेकिन आज आप दिन भर अपने अगले अभ्यास पे ध्यान देंगे। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया, फिर मैदान में चला गया। उसने देखा कि आज दीवार पर बनी तस्वीर ने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है। शौर्य इसे तुरंत समझ गया और रैक में से उसने खंजर निकाला और दीवार पर बने मूव्स को दोहराने लगा। उसने इन मूव्स को दिन भर में 1000 बार दोहराया। इस तरह उसके खंजर का अभ्यास खत्म हो गया था। वापस जाते समय माया आज उसे उसी शिव मंदिर ले गई जहां से उसने विरासत पाई थी। मंदिर पहुंचकर माया ने सहारा को लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खोलने कहा। शौर्य ने उस दरवाजे को खोला, पर खोलने के बाद वही रुक गया। उसके सामने रत्नों, सोने, चांदी और कई प्रकार के हथियारों से भरा कमरा था। एक कोने में कुछ हवाबंद बोतलें भी रखी थी। इसे देखकर मानो शौर्य एकदम चकरा गया हो। तभी उसे माया की आवाज सुनाई दी, स्वामी, यह खजाना आज से आपका हुआ। इसमें आपको दवाइयों से लेकर हथियारों तक सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसने एक बोतल को उठाया और बोली, स्वामी, इस बोतल में आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली है। आप एक गोली के साथ पूरा एक मुख्य चक्र पार कर सकते हो और अनाहत स्तर के 10 चक्र पार कर सकते हो। जब शौर्य ने ये सुना तो वह खुश हो गया और उसने तुरंत वह बोतल हाथ में ली। तभी माया का ध्यान उन आभूषणों में पड़ी एक अंगूठी की ओर गया। उसने तुरंत जाकर उसे हाथ में उठाकर शौर्य को दिखाया और बोली, स्वामी, इसे देखिए, यह एक स्टोरेज रिंग है और यह एक खास रिंग है जिसे ड्रैगन गॉड ने विश्वकर्मा को ड्रैगन पैलेस बनाने पर दी थी। जब शौर्य ने ये सुना तो तुरंत दौड़कर माया के पास गया और उसके हाथ से वह रिंग ली और उसे निहारने लगा। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, अरे ओ लालची इंसान, तनिक हमारी भी सुन लो। ये जो रिंग तोहरे हाथ में है वो बहुत खास है। इसमें तुम ये पूरा डायमेंशन रख सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें लेकिन अपना खून बहाना होगा। जब शौर्य ने खून की बात सुनी तो वह सकपका गया। लेकिन ये तो स्टोरेज रिंग थी, इसके लिए वो पूरा 1 लीटर खून बहाने के लिए तैयार था, तो एक बूंद क्या चीज है। शौर्य ने तुरंत पास पड़े हथियार में से एक खंजर उठाया और छोटा सा एक कट लगाकर अपनी उंगली से एक बूंद खून अंगूठी पर डाल दिया। खून गिरते ही शौर्य अंगूठी से जुड़ गया और उसने देखा कि पूरी अंगूठी खाली थी और उसके अंदर बहुत बड़ा मैदान दिखाई देने लगा। उसने फिर अपने मन से अंगूठी को नियंत्रित किया और वह बाहर आया। फिर उसने सभी बाकी हथियारों को एक एक करके ध्यान से देखा। इसमें उसने कई कवच, कई तलवारें, भाले, बर्चियां, पट्टे, गदा और कुछ गोल बॉलर्स देखे। जब माया ने देखा कि शौर्य उन बॉलर्स को सवालिया नजरों से देख रहा है तो वह बोली, स्वामी, यह भी एक तरह के कवच है, लेकिन ये पहनाने वाले के इच्छा अनुसार बदलते हैं। मैंने भी ऐसा ही कवच पहना है, देखिए, यह मेरे इच्छा अनुसार आकार बदलता है। इसी के साथ माया का ड्रेस अपना कलर बदलकर अपना आकार बदलने लगा। ये देखकर शौर्य हैरान हो गया। अब तक उसे लगता था कि माया के पास बहुत कपड़े होंगे, इसीलिए वह हर दिन अलग अलग कपड़े पहनती है। अब उसे इसका कारण पता चला। उसने तुरंत एक बॉल उठाए और फिर सिस्टम बोली, मालिक, इसे भी तुम्हारा खून चाहिए, सोच लो बेटा, वरना खून की कमी के कारण मर जाओगे। शौर्य ने सिस्टम की बाकी बकवास को अनसुना किया और अपनी एक बूंद उस गोले पर डाल दी। गोला तुरंत उसके शरीर से चिपक गया और शौर्य की इच्छा अनुसार एक ड्रेस में बदल गया। शौर्य इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा था, इतना हैंडसम कि माया जैसी अप्सरा भी उसे घूरने लगी थी। इसके बाद माया ने कई हथियार और वस्तुओं की पहचान कर दी। शौर्य जब सब चीजों को अच्छे से समझा, उसने तुरंत सारा खजाना अपनी अंगूठी में छुपा लिया।
जब पूरा कमरा खाली हुआ तो उसकी नज़र एक तलवार पर पड़ी। उसने मुड़कर सवालिया नज़र से माया को देखा तो माया बोली, स्वामी ये तलवार विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, लेकिन इसमें एक कृत्रिम आत्मा डाली गई है और यह आत्मा बड़ी नटखट है। ये भी आपके शरीर में मौजूद आत्मा की तरह है, लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली है पर दिमाग से थोड़ी कम है। जब माया ने ये कहा तो वह तलवार जोर से हिलने लगी और उसमें से एक छोटी 5-6 साल की लड़की का साया निकाला। वो चिल्लाकर बोली, अप्सरा माया, आपको ज्ञात होगा कि मैं आपकी तरह कैद नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हूँ। अगर आपने हमारा फिर से अपमान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं। तभी शौर्य के शरीर से एक और छोटी लड़की निकली और वह बोली, 107, यह क्या तरीका है अपनों से बड़े इंसान से बात करने का, जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो। जब शौर्य ने ये देखा तो वो हैरान हो गया। तभी तलवार की आत्मा नीचे सिर करके माया से माफ़ी मांगने लगी। फिर सिस्टम ने उस तलवार को शौर्य के साथ रहने के लिए कहा। इससे वो तलवार गायब हो गई और शौर्य के हाथ पर एक तलवार का टैटू बन गया। दूसरी ओर शौर्य के मेंटल स्पेस में 2 लड़कियां जोर जोर से बातें करने लगी और शौर्य का सिर दर्द करने लगा। यह क्या नया सिर दर्द शौर्य के गले पड़ गया? क्या सिस्टम अकेली कम थी जो अब एक और आत्मा उसके शरीर में रहने लगी है? कैसा होगा शौर्य का इनके साथ का जीवन? क्या शौर्य कभी वापस बाहर जा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 12 वापसी का रास्ता। तुम दोनों अपनी चपड़ चपड़ बंद करोगी या नहीं, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। एक लड़का आंखें बंद करके चिल्ला रहा था। उसके बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। तभी दोनों लड़कियां एक साथ बोली, जी मास्टर, वो बस हम बड़े दिनों के बाद मिले तो जरा ज्यादा ही शोर मच गया। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां शांत हो गई। कुछ देर बाद शौर्य अपने में कमरे में लौटा और उस बोतल में से गोली निकालकर अपने मुंह में डाल दी। गोली मुंह में जाती ही घुल गई और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की बाढ़ आ गई हो। उसने तुरंत इस फ्लो को कंट्रोल किया और अपने चक्रों को जगाने लगा। ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई। उसने आज की रात में अपना अनाहत चक्र से अजना चक्र तक की साधना कर ली। शौर्य ये बिना रुके साधना के हर स्तर को पार कर पा रहा था। उसकी वजह थी उसकी भैरव साधना तकनीक। इधर बाहर माया की शक्तियों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। वह अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक शौर्य ने अब हथियारों का अभ्यास और साधना की। उसकी साधना अब सहस्त्रारा चक्र तक पहुंच गई थी। इस स्तर को पार करते ही वह मानवीय बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उसने सारे हथियार चलाने सीख लिया था, साथ ही साथ आवाहन मंत्र भी सीख लिए थे। आज माया बड़ी खुश लग रही थी। उसके स्वामी ने अपनी साधना का पहला पड़ाव पार कर लिया था। वह दौड़कर शौर्य के पास आए और बोली, स्वामी, आप अब साधना के पहले चरण को पार कर गए हैं, जिसकी वजह से हम दोनों भी अब इस डायमेंशन से बाहर जा सकते हैं। क्या इस डायमेंशन से हम बाहर जा सकते हैं? इसका मतलब मैं जो सोच रहा था कि हम यहाँ फंसे हैं वो सच नहीं था। नहीं स्वामी, आप इस डायमेंशन के स्वामी हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने आप को बाहर ले जाने की इच्छा मन में प्रस्तुत की। तुरंत उसके सामने एक गोल दरवाजे की तरह स्पेस पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल को देखकर शौर्य बहुत खुश हुआ। आज शौर्य इस पोर्टल से बाहर अपना सिर उठाकर जा सकता था। ये शौर्य पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ, स्मार्ट और हैंडसम बन गया था। अब हर सवाल का जवाब सामने वाले के आंखों में देखकर दे सकता है। उसे भी पता था कि आज वह एक सुपरह्यूमन बन गया है। उसकी ताकत इस विश्व के किसी भी हथियार से ज्यादा है। उसने फिर कुछ सोचा और पोर्टल को बंद कर दिया और बोला, माया, भले ही मेरी साधना पूर्ण हुई है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। मुझे पहले अपनी साधना को स्थापित करना है और मैं उसे ध्यान करके करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मेरी आभा के कारण सबको पता चल जाएगा कि मैं एक साधक बन चुका हूँ और मैं फिर सामान्य जीवन जी नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा, आपके लिए मैं साधना स्थल की अरेंजमेंट करती हूँ। इतना कहकर माया वहां से चली गई। इधर शौर्य अपने बदले रूप को लेकर बाहर जाकर क्या करेगा ये सोच रहा था। कुछ देर बाद वह अपने साधना स्थल पर पहुंच गया और ध्यान करने लगा। अगले 1 महीने तक उसने यहीं पर बैठकर साधना की और अपने साधना को पूरी तरह स्थापित किया। अब उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह एक साधक है। साथ ही सिर्फ उसके पर्सनैलिटी को छोड़कर वह अब एकदम सामान्य दिख रहा था। कुछ देर बाद वहां माया आई। उसने कई सारी बोतलें भरकर नदी का पवित्र पानी लाया था। कुछ फलों की टोकरियां और वनस्पतियों की टोकरियां वह लेकर आई थी। शौर्य ने उन सब को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया और तैयार हो गया अपने अगले सफर पर। स्थान, अग्निहोत्री मैंशन।
दीनानाथ अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था, पर उसके दिल में आज बेचैनी हो रही थी। रह रहकर उसे आज शौर्य की याद आ रही थी और अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आ रहा था। पर उसी के साथ उसके दिल में एक डर का साया हिचकोले ले रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला और दुष्यंत अंदर आया। बाबूजी, पूरे समंदर में हमने हर तरफ तलाश की, लेकिन उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। मुझे लगता है उसे किसी जानवर ने निगल लिया हो। दुष्यंत गड़बड़ी में बोला। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, दीनानाथ गहरी आवाज में बोला। लेकिन बाबूजी, फिर हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दुष्यंत ने थोड़े निचली आवाज में पूछा। कौन सा अंतिम संस्कार? किसका अंतिम संस्कार? कौन से अधिकार से तुम ये करने की बात कर रहे हो? याद रखो, तुमने कभी उसे अपना बेटा माना नहीं था, तो तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, दीनानाथ गरज कर बोला। उसका गुस्सा मानो आसमान छू रहा था। दुष्यंत ने ये सुना तो वह तुरंत रूम से बाहर चला गया। तभी आसमान में तेज बिजलियों की कुड़कुड़ाहट हुई और ज्यादातर बिजलियां अग्निहोत्री मेंशन के ऊपर चमक रही थी, मानो वो किसी आने वाले तबाही का स्वागत कर रही हो। इधर कुछ समय बाद समुद्र के उफनते पानी पर अचानक अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। उस लड़के की उम्र लगभग 20 साल होगी। वह पानी पर चलकर किनारे की तरफ आ रहा था, मानो वह जमीन पर चल रहा हो। ये लड़का कोई और नहीं, शौर्य ही था। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसने अपना मोबाइल, जो बंद हो चुका था, उसे निकाला। उसमें से सिम कार्ड निकालकर उसने वह मोबाइल फेंक दिया और रास्ते पर वह पास ही की ज्वेलर्स की दुकान पर गया। उसने वह जाकर अपने जेब से कुछ कीमती पत्थर निकाले और उन्हें उसने दुकानदार को बेच दिया। उसे उसके बदले अच्छी खासी कीमत मिली। पैसों का इंतजाम होने के बाद वह फिर मोबाइल दुकान पर गया और सबसे पहले एक मोबाइल खरीद लिया। जब उसने उसे ऑन किया तो उसके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक भी नोटिफिकेशन उसके परिवार की तरफ से नहीं था। हमारा शौर्य शहर में वापस तो आया है, लेकिन अब कैसी रहेगी उसकी लाइफ शहर में आने के बाद? क्या वह फिर से लोगों द्वारा अपमानित किया जाएगा या फिर शौर्य देगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एपिसोड 13, आई एम बैक। शौर्य, जो अपने होटल कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे अपने फोन की रिंग सुनाई दी तो उसकी नींद टूट गई। उसने जब घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। उसने फिर अपनी फोन की ओर देखा तो पाया कि यह एक अननोन नंबर था। उसने उस फोन को उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप शौर्य अग्निहोत्री है? शौर्य ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं शौर्य बात कर रहा हूँ। और आप कौन बात कर रहे हैं? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं द्वारिका सिटी पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपके नाम पर अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है। हमने आपका मोबाइल ट्रैकिंग पे रखा था, तो आज हम पता चला कि आपका मोबाइल फिर से ऑन हुआ है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। अगर हो सके तो आप पुलिस स्टेशन आकर अपना जवाब दर्ज करके जाए, तो हम ये कैसे क्लोज कर देंगे। ओह, तो ये बात है। मुझे माफ़ करना, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी कैसे किसके द्वारा दर्ज की गई थी? शौर्य ने पहले माफ़ी मांगकर फिर अपना सवाल पूछा। उस ऑफिसर ने आगे बताते हुए कहा, दरअसल आपकी केस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज की गई थी। जब आप समुद्र में कूदे तब एक लड़की ने देख लिया था। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना फोन काट दिया और उठकर नहाने चला गया। नहाने के बाद बाहर आकर शौर्य ने अपने आप को आईने में देखा और अपने बड़े हुए बालों को देखकर उसने कुछ सोचा और अपनी हथेली पर एक विंड ब्लेड बनाया और अपने बालों को एक शोल्डर कर दे दिया। उसने अपने गालों पर उगी दाढ़ी को भी निकाल दिया। उसने सिर्फ अपनी मूंछों को रखा और उन्हें अच्छे से ट्रिम किया। उसके बाद उसने अपने शरीर पर लगे उस जादुई कपड़े को एक कैजुअल आउटफिट में बदल दिया। पैरों में स्पोर्ट्स शूज, जीन्स की पैंट और एक ऑफ वाइट टी शर्ट उसने पहन लिया। कुछ ही देर में वह चेकआउट करके पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसे वहां एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। उसके सामने उसका छोटा चचेरा भाई विशाल खड़ा था। जब विशाल ने शौर्य को देखा तो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अकड़ कर बोला, लो भाग्य हमारे प्रभु, आप यहाँ पधारे। जनाब, हमने सुना था कि आप अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और समुंदर में कूदकर जान दे दी। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम जिंदा वापस आए, हो सके तो मर ही जाते। टेक रागिनी चाची के मन को थोड़ा सुकून मिल जाता। इतना कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा था। उसके बाद वो फिर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, क्योंकि तुम कभी अग्निहोत्री खानदान के थे ही नहीं। जब शौर्य ने उसके मुंह से ये सुना तो उसका गुस्सा तुरंत आसमान तक गया, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, अरे आजकल पुलिस स्टेशन में जोकरों को भी लाकर रखा जाता है क्या स्वागत के लिए? शौर्य ने उसका मजाक बनाते हुए कहा और आगे बोला,
मैंने अपने बचपन में एक नौकर को कहते सुना था कि विशाल अग्निहोत्री उसका बेटा है, लेकिन उस बुढ़े ने इस बात को दबा दिया और तुम्हें अपना लिया। ऐसा कुछ अभी के साथ भी हुआ था। अरे हाँ, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ तो बिन ब्याही माँ बनी थी। जब विशाल ने ये सुना तो वो पहले हैरान हुआ, फिर उसे गुस्सा आया और बोला, शौर्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की? मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गटर में फेंक दूंगा। अब 1.5 फुटिए ज्यादा उछल मत वरना टूट जाएगा कहिए, फिर तेरे उस असली बाप को आकर तुझे टुकड़ों में लेकर जाना पड़ेगा। चल हट यहाँ से वरना। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसकी काम हाइट का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाया और उसे धमकी दे डाली, वो भी उसकी आंखों में देखकर। जब शौर्य ये बोल रहा था तो उसका हल्का किलिंग इंटेंट बाहर निकला, जिसकी वजह से विशाल अपने आप थरथर कांपने लगा। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। शौर्य उसे नजरअंदाज करके आगे निकल गया और उसने कांस्टेबल को अपनी पहचान बताकर अपना जवाब दर्ज करवा कर केस क्लोज कर दिया। जब शौर्य पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो देखा विशाल अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां खड़ा था और शौर्य को घूर कर देख रहा था। शौर्य ने जब ये देखा तो वह तुरंत समझ गया कि विशाल आज उसे पीटने की तैयारी के साथ आया है। शौर्य भी उसकी तरफ एकदम आराम से चलते हुए आया और उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उसे देखते हुए बोला, क्यों बे बठले, लगता है तू आज अपनी हाइट काम करके ही मानेगा। मैंने बताया था तुझे, ज्यादा उछल मत वरना टूट जाएगा। हाँ 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 शौर्य, लगता है पिछले 2 हफ्तों में तेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है और तेरी अकड़ बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है घर से निकलने के बाद तू कुछ भी कर सकता है? ये तेरी गलतफहमी है पगले, मैं तो अब तुझे कुछ भी कर सकता हूँ। विशाल चिढ़कर हंसते हुए बोला। तभी शौर्य बोला, अरे मेरे छोटे भाई, तू गलत समझ रहा है। जब घर में था तब मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। इतना कहकर शौर्य थोड़ा पीछे चला गया। जब एक दुकान के सामने आया तो वह रुक गया और चिढ़ाते हुए बोला, अबे ओ डेढ़ पसली, तुझमें दम है तो आगे बढ़, कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ, मानो वह उन्हें उकसा रहा हो। तभी विशाल ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो सारे बॉडीगार्ड्स दौड़कर शौर्य पर हमला करने आगे आए। जब शौर्य ने ये देखा तो वो बोला, अब मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता, चलो इनसे थोड़ा खेला जाए। एक बॉडीगार्ड जिसने सबसे पहले शौर्य को घूंसा मारने वाला था, तभी शौर्य ने बगल में मुड़कर एक घूंसा उसकी पसली पर दे मारा। क्रैक की आवाज के साथ उसकी पसलियां टूटने की आवाज सुनाई दी और वो आदमी जगह पर ढेर हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। तभी एक और बॉडीगार्ड दौड़ के आया, उसे भी शौर्य ने अपने घुटने से एक जोरदार किक मार दी। उसी के साथ उस आदमी ने तुरंत उल्टी कर दी। तभी बाकी बचे बॉडीगार्ड्स अपने रास्ते में रुक गए और पीछे चले गए। अब वो समझ गौर थे कि अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उनकी हालत भी उनके साथियों की तरह होगी। जब विशाल ने ये देखा तो वह कांपने लगा। तभी शौर्य उसके पास आया और नीचे झुककर बोला, आई एम बैक ब्रो, आई एम बैक। क्या करेगा शौर्य विशाल के साथ? क्या अग्निहोत्री उसे कुछ कर पाएंगे? कैसा रहेगा शौर्य का अगला सफर? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 14, बस पगली रुलाएगी क्या। पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक कपड़े की दुकान के सामने भीड़ जमा हुई थी। उस भीड़ के बीचों बीच एक कम ऊंचाई वाला लड़का अपने घुटनों पे बैठकर दूसरे लड़के से माफी मांग रहा था। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। विशाल रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। तभी शौर्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहा, मेरे प्यारे सीधे साधे भोले भाले भाई, तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी तब जब मैंने कई बार तुम्हें वार्निंग दी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। बड़ी झूल मची थी ना तुझमें मुझे पीटने की, तो अब तेरी पिटाई होगी तो तुझे भी चुपचाप सहन करना पड़ेगा, वरना लोग जो तेरी पिटाई देखने आए हैं बुरा मान जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उसके मुड़े हुए घुटनों पर जोरदार लात मार दी। लात पड़ते ही विशाल चीख पड़ा। उसकी दोनों घुटनों की हड्डियों का चूरमा बन चुका था। विशाल को वही चिल्लाते चीखते हुए लोगों ने देखा तो उनकी रूह कांप गई, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शौर्य ने फिर दुकानदार को देखते हुए कहा, अंकल मुझे इस घटना को पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए अभी के अभी। मैं आपको इसके चार्जेस दे दूंगा। जब बात पैसे की हो तो हर गुजराती कुछ भी कर सकता है। तो दुकानदार ने तुरंत सारे वारदात की रिकॉर्डिंग शौर्य को भेज दी। शौर्य ने उसे कुछ पैसे दे दिए और वो विशाल को किसी कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाने लगा। पूरी जमीन पर खून फैला हुआ था और उसे घसीटने की वजह से खून के निशान विशाल की गाड़ी तक फैल गए।
शौर्य ने विशाल को पिछली सीट पर फेंक दिया और उसी की कार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी अग्निहोत्री मैंशन में आकर रुकी और उस गाड़ी से शौर्य नीचे उतारा। उसने पीछे जाकर विशाल को उसके बालों से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। फिर शौर्य गेट पर गया और एक जोरदार किक से पूरा गेट उखड़ दिया। शौर्य विशाल को घसीटते हुए में हाल में आया और विशाल को किसी बोरे की तरह फेंक कर बोला, साला हम हर जुर्म चुपचाप सह रहे थे तो इसे तुम लोगों ने मेरी कमजोरी समझा। हम कोई घंटा नहीं कोई कुत्ता आकर हमें बजाकर चला जाए। उस हाल में सभी अग्निहोत्री फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। सभी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इस बात का कारण था कि शौर्य वापस आया है, लेकिन जिसके बारे में वह बात कर रहे थे वह अचानक उनके सामने एक इंसान को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए ला रहा था। अबे ओ चाचा, ओ वाले चाचा, इधर देखिए, जो तेरी औलाद है ना मुझे पीटने के लिए गुंडे लेकर आई थी। अब मैंने उसे थोड़ी तमीज सिखा दी है तो इसका आगे से ध्यान रखना। शौर्य ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। तभी दीनानाथ जो में कुर्सी पर बैठे थे बोले, शौर्य ऐसा बर्ताव एक अच्छे घर के लड़के को शोभा नहीं देते। अपने बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी शौर्य तुरंत बोला, अबे ओ बुढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या तेरी याददाश्त में कोई लोचा हुआ है क्या? कौन सा घर? ये घर जिसमें से तुमने मुझे धक्के मारकर बाहर निकल दिया। और इस दुनिया में मैं अपनी दादी को बड़ा मनाता हूँ, बाकी सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े की तरह है। यहाँ तक कि तू भी उसके आगे कुछ नहीं, इसलिए ज्ञान बाद में बांट। पहले इसे देख, इसके दोनों पैर मैंने आज ही तोड़े हैं, इसे दवाखाने ले जा। जब शौर्य के मुंह से ऐसी अपमानजनक बात अपने दादा के लिए सुनी तो सब हैरान रह गए। रागिनी जो वहीं बैठी थी ध्यान से आज शौर्य को गुस्से से देख रही थी। तभी विशाल की मां चिल्लाए, हैवान कही कि तूने मेरे बेटे के पैर तोड़ दिए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। तभी शौर्य उसे शैतानी स्माइल के साथ देखकर बोला, ओ मेरी प्यारी चाची, बचपन से लेकर अब तक जब तेरा बेटा मुझे पीटता था तो भी तू कहती थी कि मैंने उसे पीटा था। आज देख ले अपने लाडले को, जब मैं पीटता हूं तो ऐसी हालत होती है। और ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर वरना तेरी टांगे भी ढीली कर दूंगा। तभी दुष्यंत उठ खड़ा हुआ और शौर्य के पास आकर उसने अपना हाथ उठाकर शौर्य की गाल की ओर बढ़ाया। तभी शौर्य ने उसे हवा में ही पकड़ा और बोला, बुढ़े ज्यादा जवानी दिखा रहा है क्या? उधर उस चुड़ैल के पीछे जाके चुपचाप खड़ा रह वरना सारी जवानी इधर ही उतर दूंगा। इतना कहकर उसने दुष्यंत को सीने में हाथ रखकर हल्का सा धक्का दे दिया। दुष्यंत उड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया मानो किसी ने उसे हवा में उठाकर वहां रखा हो। तभी शौर्य की नजर अभी पर पड़ी और वो मुस्कुराकर बोला, अरे बड़े भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, मैं भूला नहीं कैसे उस नौकरानी को तुमने मुझे फंसाने के लिए भेजा था। वैसे क्या नाम था उसका? अरे हाँ, रिया नाम था उसका, जरा बुलाओ तो उसको। जब शौर्य ने ये कहा तो सब चुप हो गए। तभी शौर्य ने जरा जोर से कहा, अरे बुलाओ उसको या तुम्हारी टांगे भी मैं तोड़ दूं। जब शौर्य ने ये कहा तो एक नौकर तुरंत भागकर अंदर चला गया और तुरंत एक लड़की को खींचकर लेकर आया और बोला, मालिक यही है वो लड़की जिसने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था। शौर्य ने रिया को देखा और बोला, तो रिया तुम्हें मैं आज सच बोलने का मौका देता हूँ, तो बताओ उस रात क्या हुआ था हमारे बीच? रिया ने ध्यान से सबको देखा। जब उसने अभी को भी वह देखा तो वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उस रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझे अभी ने आकर तुमसे बचाया था। क्या बात कर रही हो सच में? इतना कहकर शौर्य ने एक जोरदार किक उस लड़की के पेट में मार दी और वो दर्द से कराह उठी। तभी शौर्य फिर बोला, इनमें से कोई भी आज झूठ सुनने के मूड में नहीं, अब सच बताओ या फिर अगली बार तुम्हारा हाथ या पैर टूट सकता है। इस बार रिया समझ गई कि अगर उसने सच नहीं बताया तो अगली किक उसकी जान ले सकती है। अभी जो लात पड़ी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसका प्रत्येक इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका था। उसने करहाते हुए कहा, उस रात कुछ नहीं हुआ था, अभी मालिक ने मुझे आपको फंसाने के लिए कहा था। तभी शौर्य बोला, बस पगली रुलाएगी क्या, इतना सच काफी है। एपिसोड 15 न्याय तो होकर रहेगा। आज अग्निहोत्री मैंशन की सुबह सबसे मनहूस सुबह थी। शौर्य ने आते ही एक एक को चुप करा दिया था। जब सभी ने रिया को बात सुनी तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हर कोई जानता था कि शौर्य को फंसाया गया है। शौर्य ने सभी में चेहरे ध्यान से देखे और बोला, देखा तुम में से किसी को हैरानी नहीं हुई, इसका मतलब आप सभी को अच्छे से पता था कि मुझे फंसाया गया था। अच्छी बात है, फिर मेरा काम आसान हो गया। इतना कहकर वह बिजली की रफ्तार से अभी के सामने आया और पलक झपकते ही उसने उसके दोनों हाथ कंधे से उखड़ दिए। अभी दर्द में जोर से चिल्लाया। तभी श्रीकांत आगे आकर शौर्य को देखते हुए बोला,
अरे हरामखोर, गंदे नाली के कीड़े, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शौर्य ने एक चमाट उसके गाल पर रसीद कर दी और बोला, अभी तुमने क्या कहा? बास्टर्ड? हाँ मैं हूँ बास्टर्ड। तभी तो उस औरत ने और उस आदमी ने मुझे नहीं अपनाया। अपने भाई से पूछो ना, नहीं तो उस चुड़ैल जैसे दिखाने वाली औरत को पूछो कि मैं बास्टर्ड हूँ या नहीं। और रही बात मुझे मारने की, तो मैं तुम्हें कई मौके दूंगा, बस मुझे मार कर दिखा। अब तेरे बेटों को अस्पताल लेकर जा। अपने बेटों को पहले तो सुधार ना सका, अब तो सुधार ले, वरना एक दिन तू भी इनके साथ अपने हाथ पैर तुड़वा लेगा। अब शौर्य ने उसके दादाजी को देखा और बोला, क्यों बे बुढ़े हो गया, ना दूध का दूध और पानी का पानी। उस दिन अगर मेरा यकीन करता तो आज ये नौबत न आती। आज तेरे दोनों काबिल पोते अपाहिज हो गए, तू कुछ नहीं कर सका। अब बोल, क्या मैं निर्दोष था या नहीं? शौर्य की बात सुनकर दीनानाथ कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी शौर्य फिर चिल्लाया, तेरे मुंह में दही जम गया क्या? बोलना जल्दी। हाँ तुम निर्दोष थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के वजह से मैं कुछ नहीं कह पाया। वो दोनों तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहते थे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सका, दीनानाथ ने दर्द भरी आवाज में कहा। जब शौर्य ने ये सुना तो अपने माता पिता को देखा जो वहीं पार चुपचाप खड़े थे। वे दोनों डिप्लोमे थे, पर हाथ पैर की लड़ाई में वो दोनों बेहद कमजोर थे। शौर्य की ताकत देखकर वो दोनों पहले ही डर गए थे। शौर्य फिर उनके सामने गया और बोला, इन दोनों को मैं नहीं चाहिए था ना, तो ठीक है बुढ़े, इनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आज शाम तक मेरे नाम होनी चाहिए। अगर किसी ने तंग करने की कोशिश की तो मैं उसे सीधा यमलोक भेज दूंगा। शौर्य ने रागिनी की ओर देखते हुए दीनानाथ से कहा। दीनानाथ ने भी हमें सिर हिला दिया था। वह भी जानता था कि शौर्य को ना कहना, यानी किसी और के हाथ पैर टूटते हुए देखना। तभी शौर्य ने रिया को देखा जो अपनी जगह पर पड़े हुए कराह रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मैंने हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया था। मैं तो तुम्हारे हिस्से के काम भी खुद करता था ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे ही फंसाया। चलो फिर इस बात पर मैं तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने उसे गर्दन पकड़कर उठाया और उसकी गर्दन कट के आवाज के साथ तोड़ डाली। सबके सामने शौर्य ने उसका खून कर दिया था। एक लड़की को उसने एकदम निर्ममता से मार डाला था। ये नज़ारा देखकर हर कोई कांपने लगा था। रागिनी तो लगभग बेहोश होने वाली थी। दुष्यंत का गला सूख गया था। वहीं पर उसकी छोटी बहन, वो तो मानो उसे सदमा लगा हो, वो सीधा रोने लगी। तभी शौर्य की आवाज़ सुनाई दी, जब तक मेरे नाम सारी इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती तब तक मैं यही रहूंगा। इसकी लाश को गार्डन में दफना देना, और याद रहे ये बात, अगर बाहर गई तो फिर मैं तुम्हें भी अपना मुंह खोलने से पहले मार दूंगा। सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। शौर्य भी अपनी दादी के कमरे की ओर चला गया। जब वह अंदर आया तो देखा उसकी दादी की एक फोटो कमरे में टंगी हुई थी। उसने उसे उतारकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, दादी मैं इस घर में वापस सिर्फ आपको लेने आया हूँ। आप झूठ कहती थी कि मेरी माँ मुझे एक दिन अपनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। शौर्य उसी कमरे में अपनी दादी की फोटो के साथ बात कर रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आए, अबे ओ चपट गंजू सुन, मुझे यहाँ पर बहुत सारे किरण हवा में दिख रहे हैं। इनमें एक अलग ऊर्जा प्रवाह दिख रहा है, क्या मैं इसे ट्राई करूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो, शौर्य ने धीरे से कहा। सिस्टम ने तुरंत इस बहते ऊर्जा प्रवाह को खुद की ओर खींचा और तुरंत उसमें बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हुई। होस्ट ये तो नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। तुरंत सिस्टम ने सारे नेटवर्क पर मानो कब्जा जमा लिया और कई इन्फॉर्मेशन इसने एक झटके में पा ली। इधर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम 4 बजे के आसपास एक वकील प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स के साथ वहां आ गया। उसने सारे पेपर्स शौर्य के हाथ में दे दिए। शौर्य ने सारे पेपर्स ध्यान से पढ़े और वो दादाजी के कमरे में चला गया। उस वक्त उसके हाथ में अपनी दादी की तस्वीर थी। मैंने सारे पेपर्स देखे हैं, अपने तो अपनी प्रॉपर्टी भी मुझे दी है, ऐसा क्यों किया आपने? शौर्य ने अपने दादा से सवाल किया। यह एक छोटा सा प्रायश्चित था, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादी को वादा किया था, जो मैंने तोड़ दिया, तो तुम इस प्रॉपर्टी को रख लो तो मुझे अच्छा लगेगा, दीनानाथ ने एक दुख भरी आवाज में कहा। शौर्य इस बात को समझ गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ा रुकने के बाद शौर्य ने 2 गोलियां निकाली और टेबल पर रखी और बोला, मैंने उनके हाथ पांव तोड़कर गलत किया, इसीलिए उन्हें ये दवाई दे देना, वो दोनों पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वह बाहर आया। तभी उसके सामने रागिनी और दुष्यंत खड़े थे। अब क्या करेगा शौर्य रागिनी और दुष्यंत के साथ? अब आगे शौर्य कहाँ जाने वाला था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर
आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये कहानी शुरू से सुनाई है तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन लीजिए।